हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहद अच्छे होंगे, एक बेहतर पड़ाव पर होंगे और आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं होंगी जिसका सामना आप दृढ़ता पूर्वक, साहसपूर्वक और धैर्य के साथ कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार आप अपने साहस को संजोए रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर वो असीम शक्ति आए जिससे आप दूसरों का कल्याण कर सकें, प्रकृति का रक्षा कर सकें और अपने भारत के नवीन निर्माण में, भारत के एक बुनियाद को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार के हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन बिहार में हम लगभग 7 कड़ी में देख चुके हैं कि प्राचीन बिहार का सफ़र जो है मौर्य वंश के शासनकाल के अंतर्गत जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है वो लगभग ख़त्म हो चुका है और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य की क्या भूमिका होती है। तो चाणक्य और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो बिंदुसार है, इन 2 पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं इस कड़ी में। तो बिना देर किए हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि चाणक्य और विष्णुगुप्त अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। विष्णुगुप्त या चाणक्य एक ही नाम है। चाणक्य को तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण में उत्पन्न माना जाता है, मतलब वहाँ इनका जन्म हुआ था। और जो तक्षशिला उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा विख्यात केंद्र था, वहाँ के प्रमुख आचार्य भी थे। चूँकि इनको वेद, शास्त्र, राजनीति और कूटनीति में पारंगत थी और ये महान ज्ञाता भी थे। पुराणों में इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। और ऐसा एक इंसिडेंट इनके साथ हुआ था जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में करा था कि एक बार ये अपनी अर्जी लेके घनानंद के दरबार में जाते हैं कि यूनानियों को अपने देश से या फिर अपने राज्य से बाहर निकाला जाए, जिसकी अर्जी की कोई सुनवाई नहीं करता है और उसका अपमान करता है, उस पर अपमान करता है इनका। तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है और अपना प्रतिशोध लेने के लिए वही शपथ खाते हैं कि जब तक मैं नंदवंश का विनष्ट न कर दूं तब तक मैं अपनी शीश नहीं बांधूंगा। और इस प्रतिज्ञा के साथ वापस आते हैं और इनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से बाल्यावस्था में हो जाती है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की बाल्यावस्था में हो जाती है, छोटा रहता है तभी, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं कि किस तरीके से वो 1000 का सारपड़ में खरीद के लाते हैं और तक्षशिला में उन्हें प्रत्येक तरह की शिक्षा देते हैं। और उसके बाद उस एक कामयाब शासक के रूप में वो देखते हैं और अंत में अपनी अपेक्षा को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से चाणक्य जो थे एक अपने द्वारा एक कृति, अपने पूरे विचार को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जब वो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं, मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य एक छत्र सम्राट बनता है भारत का, तो उस समय अपना प्रधानमंत्री कौटिल्य को नियुक्त करता है, यानी कि चाणक्य को नियुक्त करता है। तो चाणक्य को नियुक्त करता है और चाणक्य जो है उस समय इनके पुरोहित के पद पर या फिर कहिए प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं। और इसी समय वो एक अर्थशास्त्र की रचना करते हैं और इस अर्थशास्त्र में उनके तमाम विचारों का जो है वर्णन किया गया है। वो जितना उस समय उनके जितने सारे विचार थे उस तमाम विचार उसमें वर्णित किए हैं। और मौर्य काल की यह जो रचना है, इसे हिंदू राज शासन से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक भी माना जाता है कि ये सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। तो इस पुस्तक की जो रचना है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है कि 4वीं शताब्दी पूर्व में इसकी रचना की गई थी। और साथ ही साथ एक प्रश्न इससे बन सकता है कि कितने अधिकरण में, कितने प्रकरण में विभक्त है। तो ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभक्त है और लगभग 1000 से अधिक इसमें श्लोक हैं। तो इस तरीके से ये अर्थशास्त्र है। और इस अर्थशास्त्र में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मतलब प्रत्येक तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उस समय की, इन सारी व्यवस्थाओं को उसमें जिक्र किया गया है। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो प्रश्न में पूछता है कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है,
तो ये राजनीतिक जीवन पर आधारित है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य का योगदान, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है, जिसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक होता है। तो आइए जानते हैं कि इसका शासनकाल कैसे होता है। देखिए, इसके संबंध विदेशों से बहुत बेहतर होते हैं। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आता है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, और इंडिका की रचना करता है। और इंडिका उस समय बहुत तरह के सोर्स के रूप में काम करता है, मतलब उस समय के जितने भी साक्ष्य एक तरीके से कह लीजिए, तो साक्ष्य के रूप में बहुत तरह की ऐसी कंटेंट है जो इसमें उपलब्ध है, ठीक है। इंडिका में प्राचीन बिहार के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार होता है। 298 ईसा पूर्व में वो राज सिंहासन संभालता है, और उसके काल में साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में जब विद्रोह होते हैं तो अपने पुत्र अशोक का सहायता लेता है। और उस समय जब वो अपने पुत्र को माने इस युद्ध में बहुत तरह के जो विद्रोह होते हैं, विद्रोह को शांत कराने के लिए भेजता है। वो उस समय अवंती का उपराजा होता है। अवंती का राजा माने उपराजा माने राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल होते हैं दिव्यावदान के अनुसार। माने सोर्स है, देवदान ये कहता है कि अवंती राष्ट्र का उपराजा उस समय अशोक होता है, ठीक है। उसके बाद जैन ग्रंथ के अनुसार जो है बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है, और यूनानी लेखक इसे अमित्रोकेटजी कहते हैं, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है अमित्रघात, यानी शत्रुओं को नाश करने वाला अमित्रघात, ठीक है। तो कौन कहता है? यूनानी लेखक बिंदुसार को, ठीक हो, बिंदुसार को। थेरवाद परंपरा के अनुसार जो है वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध मतलब अच्छे देखे जाते हैं। और कैसे देखे जाते हैं? तो ये इस रूप में कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया का नरेश है ना, सीरिया का जो राजा होता है एंटियोकस, वो डायमोकस नामक राजदूत भेजता है किसके स्थान पर? तो मेगास्थनी के नाम पर। मेगास्थनी किसके शासनकाल में आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है। सेल्यूकस निकेटर की कहानी आप जान चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से। साथ ही साथ मिस्र के राजा भी होता है जो फिलाडेल्फस अपने संभवतः डायनोसियस नामक राजदूत को दरबार में भेजता है, बिंदुसार के दरबार में भेजता है। तो इस तरीके से प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था को अनुसरण किया और उसे आगे बढ़ाया, और साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, और प्रत्येक प्रांत में एक उपराजा यानी कि कुमार के रूप में नियुक्त किया, और कुमार वही राज्यपाल। और उसके समय में प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक महामात्रों की भी नियुक्ति हुई। और बिंदुसार की सभा में जो है 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। क्या? खल्लाटक। और बिंदुसार इस तरीके से कुल 25 वर्षों तक शासन करता है, और अंत में वो 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात अशोक शासनकाल को संभालता है। तो अशोक के शासनकाल संभालने के दौरान क्या क्या घटित होते हैं, कौन कौन से उसके जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरीके से पूरा का पूरा प्रेरणा के मतलब स्रोत के रूप में काम करता है। आज भी हम बहुत उसके जीवन से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इस कड़ी में हम बिंदुसार और चाणक्य को कुछ मुख्य पॉइंटों के रूप में समेटने की कोशिश करा है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आए दिन इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बन सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बेहद पसंद आया होगा और पसंद आ रहा होगा। तो आप अंत में जाते जाते बस एक छोटा सा काम करना है कि हमें सपोर्ट करना है, यानी सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पूर्व की जितने भी सारी वीडियोस हैं, सारे वीडियोस को देखिए। एक शुरू से बिहार को समझिए कि शुरू से बिहार किस तरीके से था, कौन कौन से शासन यहाँ पर किस किस राजा के द्वारा किया गया,
और इसका विस्तार किस तरीके से हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेसब्री से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।